हेलो प्यारे बच्चों, देखिए आज 11th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर सेकंड और आज है अपना लेक्चर नंबर 10th। तो देखिए बच्चों, अब तक पिछले लेक्चर्स में हमने मेज़रमेंट ऑफ लेंथ यानी लंबाई का मापन पढ़ लिया है। तो आज स्टार्ट करेंगे द्रव्यमान के मापन को, कि द्रव्यमान को किस तरीके से मापा जाता है, दैट इज़ मेज़रमेंट ऑफ मास। मेज़रमेंट ऑफ मास, द्रव्यमान को कैसे मापते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि द्रव्यमान क्या है। तो देखिए आपको जितनी भी वस्तुएं अपने आसपास दिखाई दे रही हैं, इस विश्व में, इस देश में, इस पूरे ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं, सब द्रव्य या पदार्थ से मिलकर बनी हैं, यानी मैटर से बनी हैं। तो किसी भी वस्तु में उस पदार्थ की जो मात्रा है वही क्या कहलाती है, द्रव्यमान। यानी किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा क्या कहलाती है, द्रव्यमान। तो बच्चों कॉपी पेंसिल निकाल के बैठ जाइए, मैं जो बोलता हूँ उसको पॉज करके लिख लिया करें। जैसे मैंने अभी द्रव्यमान को परिभाषित कर दिया कि किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा या द्रव्य की मात्रा उस वस्तु का द्रव्यमान कहलाती है। तो आप लोग यहाँ लिख लेंगे। अब मैं बोर्ड पर हर बात लिखूंगा तो बेटा वीडियो बहुत लेंदी होता है। तो द्रव्यमान क्या है ये समझ में आ गया। अब बच्चों द्रव्यमान को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं, एक विराम द्रव्यमान, विराम द्रव्यमान, इसको कहते हैं रेस्ट मास, और एक होता है गतिक द्रव्यमान। गतिक द्रव्यमान। तो देखें बच्चों, अब आप ये कहेंगे, यानी काइनेटिक मास कह देते हैं इसको, काइनेटिक मास, और ये रेस्ट मास। तो देखें, अब आप कहेंगे विराम द्रव्यमान और गतिक द्रव्यमान क्या है। देखिए जब वस्तु स्थिर अवस्था में है तो उसका जो मास है वही क्या है, विराम द्रव्यमान है। और जब वस्तु गति में है तो उसी वस्तु का द्रव्यमान बदल जाता है। इस टॉपिक की चर्चा अभी नहीं करेंगे। जब आप स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आपेक्षिकता का विशिष्ट सिद्धांत पढ़ेंगे जो कि आइंस्टीन ने दिया था, तब आप समझ जाएंगे कि जब वस्तु गतिमान होती है और वो वेग भी काफ़ी उच्च होना चाहिए कि प्रकाश के वेगों की तुल्य हो, तो उस समय वस्तु का द्रव्यमान हमें परिवर्तित होता महसूस हो जाता है। लेकिन बहुत कम वेलोसिटी पर वो द्रव्यमान का परिवर्तन बहुत नगण्य होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि एक ही वस्तु का विराम स्थिति में द्रव्यमान अलग होगा, जैसे रेस्ट मास कहेंगे, और गति की अवस्था में द्रव्यमान अलग होगा। तो यहाँ पर हम केवल द्रव्यमान शब्द का यूज़ करेंगे। तो आपको ये समझना है कि हम यहाँ पर केवल रेस्ट मास पढ़ रहे हैं जब वस्तु स्थिर अवस्था में है। तो विराम द्रव्यमान की ही चर्चा हो रही है। गतिक द्रव्यमान एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया, इसलिए हम किसकी बात कर रहे हैं, विराम द्रव्यमान की ही चर्चा करेंगे। तो इसलिए इसको जनरली हम क्या लिख के चलेंगे, द्रव्यमान। तो ये जो द्रव्यमान है, मापन की विधियों के आधार पर द्रव्यमान को हम दो विधियों से माप सकते हैं। जैसे उसको परिभाषित करने का जो तरीका है उसके आधार पर ये दो कैटेगरी में बांट दिया गया है। एक जड़त्वीय द्रव्यमान, ये किस आधार पर है, मापन की विधि के आधार पर, जड़त्वीय द्रव्यमान यानी इनर्शियल मास कहते हैं, और ये गुरुत्वीय द्रव्यमान, गुरुत्वीय द्रव्यमान। तो देखें बच्चों, हमने मापन की विधियों के आधार पर जब द्रव्यमान का वर्गीकरण किया तो वो दो टाइप का है, जड़त्वीय और गुरुत्वीय द्रव्यमान। ठीक है, अब हम चर्चा करेंगे कि जड़त्वीय द्रव्यमान क्या है, नंबर 1 और नंबर 2। तो पहले बात करेंगे जड़त्वीय द्रव्यमान की। तो देखो बच्चों, आप लोगों ने
पिछली क्लासेस में न्यूटन्स के गति के नियम पढ़े थे, उसमें प्रथम नियम पढ़ा था जिसको हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। उसमें ये बताया गया था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, गति में है तो गति में ही रहेगी, और जिस दिशा में गति कर रही है, मतलब एक समान गति से गति कर रही है तो उसी एक समान गति से गति करती रहेगी, और जिस दिशा में गति कर रही है उसी दिशा में गति करती रहेगी। कब तक? जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। यानी वस्तु स्वयं न तो स्थिर हो सकती है, न गति में आ सकती है, न दिशा बदल सकती है। तो वस्तु अपनी स्थिति का परिवर्तन स्वयं नहीं कर सकती। इसी गुण को हम क्या कह देते हैं? जड़त्व कह देते हैं, उस वस्तु का जड़त्व। अब ये जो जड़त्व है ये वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि उस वस्तु में स्थिति परिवर्तन करने के विरोध करने की क्षमता कितनी है। जिस वस्तु का द्रव्यमान जितना ज़्यादा होगा, आपको उसकी अवस्था बदलने के लिए उस पर उतना ही अधिक बाह्य बल लगाना होगा, यानी उसका जड़त्व उतना ही अधिक होगा, यानी वो ज़्यादा विरोध कर रही है अवस्था बदलने का। जैसे कहने का अर्थ है कि एक टेबल पर, जैसे सपोज ये कोई बुक है, इस पर ये वस्तु रखी हुई है, तो ये वस्तु ऐसी ही रखी रहेगी, यानी इसमें ये गुण है कि ये स्थिर है तो स्थिर ही है। तो इस गुण को हम क्या कह देते हैं? जड़त्व। ये वस्तु स्वयं अपनी स्थिति नहीं बदल सकती है, और अगर इसकी स्थिति को बदलना चाहते हैं तो ये विरोध करती है उस स्थिति का। अब विरोध कैसे महसूस होगा? देखिए, इसकी स्थिति बदलने के लिए आपको बल लगाना होगा, ठीक है? तो इस वस्तु की स्थिति बदल गई, ये इस स्थिर अवस्था से विराम अवस्था में आने लगी, तो आपको बहुत कम बल लगाना पड़ा। अब मान लीजिए यहाँ पर मैं 5 किलो का बाट रख देता हूँ, उसको आपको खिसकाना है, तो आप देखिए अब वो ज़्यादा विरोध कर रही है अपनी स्थिति बदलने का। आपको बहुत ज़्यादा बल लगाना होगा, इसकी तुलना में ज़्यादा बल लगाना होगा, तब वो 5 किलो का बाट अपनी स्थिति से हटेगा। अब मान लीजिए आपके पास 50 किलो की कोई वस्तु है, उसको आप खिसकाना चाहते हैं तो और ज़्यादा बल लगाना होगा, यानी अब वो वस्तु और ज़्यादा विरोध कर रही है। यही क्या है? उसका जड़त्व है। तो ये जो जड़त्व है वो किस पर डिपेंड कर रहा है? द्रव्यमान पर। तो यही द्रव्यमान क्या कहलाता है? जड़त्वीय द्रव्यमान। जो द्रव्यमान जड़त्व से परिभाषित किया जाता है वही क्या है? जड़त्वीय द्रव्यमान है। बच्चों समझते चलें, बस समझ में आ जाना चाहिए। लिख तो आप बुक से भी लेंगे, नोट्स बना लेंगे। तो आपने ये देखा, अभी हमने देखा कि वस्तु पर उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ता है उसकी स्थिति को परिवर्तित करने का। तो कॉन्सेप्ट यही है। आप लोग समझ गए होंगे कि जड़त्वीय द्रव्यमान का सेंस समझ चुके होंगे, आपके दिमाग में ये आ गया होगा कि जड़त्वीय द्रव्यमान क्या होता है। अब इसको इस तरीके से और समझ लेते हैं कि आपने न्यूटन का द्वितीय नियम भी पढ़ा था कि वस्तु पर जो बाह्य बल लगाते हैं वो ma होता है, यानी वस्तु में जो उत्पन्न त्वरण है a है। अगर हमने F बल लगाया और a त्वरण उत्पन्न हो गया तो क्या रिलेशन है? F = ma। तो यहाँ से m कितना आ जाएगा? F/a। तो ये इस समय यहाँ जो m है वो जड़त्वीय द्रव्यमान ही है, क्योंकि हम इसे जड़त्व के नियम पर आधारित कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। यानी किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल, अब आप इसको नोट करेंगे, किसी वस्तु पर लगाए गए कुल बाह्य बल तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के अनुपात को उस वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान कहते हैं। तो देखें, अब यहाँ पर हम दो वस्तुओं के जड़त्वीय द्रव्यमानों को कंपेयर कर सकते हैं। कैसे कंपेयर करेंगे? जैसे मान लीजिए हमारे पास दो वस्तु हैं, एक दिस वन A और एक दिस वन B। दो वस्तुएं हैं, इसका द्रव्यमान ma है और इसका द्रव्यमान mb है, और दोनों पर हमने बल लगाया F। तो चूंकि इनके द्रव्यमान अलग अलग हैं तो त्वरण भी अलग अलग उत्पन्न होंगे। इसमें त्वरण उत्पन्न होगा a और इसमें a b। तो इस कॉन्सेप्ट, इस नियम से F = ma से बल दोनों पर बराबर लगाया है, तो F बराबर, यानी दो भिन्न भिन्न वस्तुओं पर एक ही बल लगाने पर अलग अलग त्वरण उत्पन्न हो रहा है, क्योंकि उनके जड़त्व तो अलग अलग हैं, उनके द्रव्यमान अलग अलग हैं। तो F = ma का प्रयोग करेंगे तो F पहली वस्तु के लिए ma और त्वरण उत्पन्न हुआ है उसमें a। दूसरी वस्तु पर भी F बल लगाया है तो mb ab। तो इससे हम दोनों वस्तुओं के जड़त्वीय द्रव्यमानों का अनुपात ज्ञात कर सकते हैं, बराबर a
अपॉन ए बी, यानी दोनों वस्तुओं में उत्पन्न त्वरण हमने कैलकुलेट कर लिया, और अगर इनमें से एक वस्तु का द्रव्यमान हमें पता है तो दूसरी वस्तु के जड़त्वीय द्रव्यमान की भी गणना हो जाएगी। तो ये गणना जड़त्व पर आधारित है बच्चों, इसीलिए ये क्या है, जड़त्वीय द्रव्यमान। तो परिभाषा समझ गए, कॉन्सेप्ट समझ गए। अब ये जड़त्वीय द्रव्यमान एक बात ध्यान रखेंगे, जड़त्वीय तुला से मापा जाता है। इसको किससे नापेंगे, इसको मापने की तुला भी अलग होगी। तो ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रहे बच्चों, क्योंकि सिलेबस भी कवर करना है। तो इसका मापन किससे कर लेंगे, जड़त्वीय द्रव्यमान का जड़त्वीय तुला से कर लेंगे। अब देखें आगे चलते हैं, पहले इसका आप एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों अभी आपने जड़त्वीय द्रव्यमान पढ़ा, अब हम चर्चा करेंगे गुरुत्वीय द्रव्यमान की। गुरुत्वीय द्रव्यमान, दैट इज ग्रेविटेशनल मास। ग्रेविटेशनल मास, और पीछे क्या पढ़ा था, जड़त्वीय द्रव्यमान यानी इनर्शियल मास पढ़ा था, क्योंकि जड़त्व किसको कहते हैं, इनर्शिया को। तो देखें गुरुत्वीय द्रव्यमान अब काफ़ी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है। अभी हमने जो जड़त्वीय द्रव्यमान पढ़ा था यानी इनर्शियल मास, सॉरी बच्चों, इनर्शियल मास जो आपने पढ़ा था उसमें हमने बताया था, इसको न्यूटन के लॉ से परिभाषित किया था, F=ma। बल लगाया था, वस्तु में त्वरण उत्पन्न हुआ था। यहाँ भी बल लगेगा, बात वही है, यहाँ भी बल लगेगा और यहाँ भी त्वरण उत्पन्न होगा, लेकिन यहाँ अब बल लगाने वाला कारक बदल गया। अब यहाँ बल कौन लगाएगा, पृथ्वी लगाएगी। ठीक है, तो पृथ्वी किसी वस्तु पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, आपको पता है कि पृथ्वी हर वस्तु को अपनी ओर खींच रही है, इसीलिए हम पृथ्वी पर टिके हुए हैं। तो पृथ्वी किसी वस्तु पर जितना बल लगा रही है उस बल को हम भार कह देते हैं। इतना ही तो है, वहाँ बल हम लोग लगा रहे थे, कोई मशीन लगा रही थी, यहाँ पर बल कौन लगा रहा है, पृथ्वी। और अन्य ग्रह की बात करें तो कोई अन्य ग्रह भी बल लगा सकता है। तो गुरुत्वीय द्रव्यमान की बात करने के लिए हम यहाँ पर पृथ्वी की बात कर रहे हैं। तो पृथ्वी जो बल लगा रही है वो वस्तु का भार है, और आपने पढ़ा है W=mg है। तो ये रिलेशन इसी से मिलता जुलता है कि यहाँ जो बल था उसको भार का नाम दे दिया गया है, ये वस्तु का द्रव्यमान है। यहाँ त्वरण उत्पन्न हुआ था, यहाँ पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है, यानी किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक पृथ्वी की ओर छोड़ दिया जाए तो उसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, यानी वो क्या है, गुरुत्वीय त्वरण। तो वहाँ त्वरण ए था, यहाँ गुरुत्वीय त्वरण हो गया। तो यहाँ जो m है वो क्या कहलाएगा, गुरुत्वीय द्रव्यमान, ये वाला m। तो इसको हमने पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के आधार पर परिभाषित किया है, इसलिए ये गुरुत्वीय द्रव्यमान है। तो यहाँ बच्चों देखिए, भिन्न भिन्न वस्तुओं पर पृथ्वी भिन्न भिन्न बल लगाएगी। भाई 1 किलोग्राम की वस्तु पर का भार अलग होगा, 5 किलोग्राम की वस्तु का भार अलग होगा। 5 किलोग्राम के पिंड पर वस्तु अधिक बल लगाएगी, 1 किलोग्राम के पिंड पर वस्तु कम बल लगाएगी। तो उस बल को ही भार कह रहे हैं। तो इस आधार पर m कितना आ जाएगा, W/g। यानी क्या परिभाषा बन जाएगी, आप लोग कॉपी पेंसिल लेके बैठे हुए हैं कि किसी वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए भार तथा पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण के अनुपात को हम गुरुत्वीय द्रव्यमान कह देते हैं। अब एक ही स्थान पर देखिए, गुरुत्वीय त्वरण का मान भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न होता है। तो जिस स्थान की बात हो रही है, एक ही स्थान पर अगर हम 2 भिन्न भिन्न पिंडों पर बल लगाएं तो अगर हम 2 भिन्न भिन्न पिंडों पर एक ही स्थान पर, ये नहीं कि एक पिंड यहाँ रखा हुआ है, एक पिंड उत्तरी ध्रुव पर रखा हुआ है, ऐसा नहीं। तो क्योंकि जी का मान वहाँ बदल जाएगा, पृथ्वी के भिन्न भिन्न स्थानों पर जी का मान भिन्न भिन्न होता है। पृथ्वी से ऊपर अलग होता है, पृथ्वी के नीचे जाएंगे वहाँ भी जी का मान अलग होगा। इस कॉन्सेप्ट को आप 11th में ही पढ़ेंगे, इसी पार्ट में, गुरुत्वाकर्षण वाले चैप्टर में, तो ज़्यादा परेशान नहीं होइए।
तो देखें एक ही स्थान पर जी का मान तो बराबर होगा। अब मान लो हमारे पास दो वस्तु हैं ए और बी, इसको हटा दूंगा ही मैं, ये तो कंपेयर करने के लिए लिखा था मैंने पिछली बात समझाने के लिए। तो फिर वही कॉन्सेप्ट लेते हैं कि जैसे दो वस्तुएं हैं ए और एक वस्तु है बी, इसका मास है एम ए और इसका मास है एम बी। तो देखें एक ही स्थान पर ये दोनों पिंड रखे हैं तो वहाँ पृथ्वी का गुरुत्वीय त्वरण कितना है जी। तो इस पर जो बल लग रहा है पृथ्वी द्वारा वो भार है उसका, वो है डब्ल्यू ए और इसका डब्ल्यू बी। तो डब्ल्यू इक्वल्स टू एम जी से डब्ल्यू ए इक्वल्स टू कितना आ जाएगा एम ए इंटू, अच्छा मैंने यहाँ ए बड़ा बना दिया है बच्चों, तो एम ए इंटू जी, क्योंकि जी तो जी ही है, और डब्ल्यू बी इक्वल्स टू एम बी इंटू जी। इनका रेशियो निकालें डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी। बेटा लिखते समय कोई मिस्टेक हो जाए, जैसे अभी मैं एम यहाँ पर ये बड़ा बना दिया है, यहाँ छोटा बना दिया है, तो ये छोटी मोटी मिस्टेक तो आप अपने कॉमन सेंस से दूर कर लिया करें, क्योंकि बच्चों हमारा आधा ध्यान आपको समझाने में है, इसलिए थोड़ा लिखने में गलती हो जाती है। तो डब्ल्यू ए अपॉन डब्ल्यू बी अगर करें तो जी से जी कैंसिल हो जाएगा, एम ए अपॉन एम बी। तो ये यहाँ पर एम ए अपॉन एम बी जो आया, ये गुरुत्वीय द्रव्यमानों का अनुपात आया है। ये अनुपात किसका है? गुरुत्वीय द्रव्यमानों का। यहाँ पर एम ए एम बी क्या हैं? गुरुत्वीय द्रव्यमान हैं, क्योंकि यहाँ पर हम वस्तु पर पृथ्वी द्वारा लगाए गए बल अर्थात उसके भार के आधार पर उसको परिभाषित कर रहे हैं। तो जो अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूज़न पैदा हो रहा होगा कि वस्तु तो एक ही है, तो क्या सर एक वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान अलग अलग होता है? ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो इस बात की चर्चा करते हैं बच्चों। देखें द्रव्यमान क्या है? पदार्थ की मात्रा। तो पदार्थ की मात्रा किसी वस्तु में जितनी है उतनी ही रहेगी। तो द्रव्यमान दो प्रकार के कैसे हो गए, उसी को हम द्रव्यमान कह रहे हैं, पदार्थ की मात्रा को। तो देखें ये दोनों जो द्रव्यमान हैं, जो कैटेगरी हमने बनाई है कि जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान, वो उसको परिभाषित करने के तरीके से, उसको मापने की विधि के आधार पर की गई है, लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं, दोनों समरूप हैं, दोनों द्रव्यमान एक ही हैं। बात समझ रहे हैं? तो देखें अब एक बात और बता दें कि गुरुत्वीय द्रव्यमान का मापन किससे करते हैं? इसका मापन स्प्रिंग तुला से करते हैं बच्चों। स्प्रिंग तुला कह लो या कमानीदार तुला कह लो, एक ही बात है, कमानीदार तुला। अब देखें बच्चों एक दो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स और समझिए। जैसे हमने गुरुत्वीय द्रव्यमान को इससे परिभाषित किया कि m बराबर डब्ल्यू बटे जी, समझ रहे हैं? या अभी रिलेशन बताया W बराबर m इंटू जी। तो देखें W भार है। अब भार भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्न हो सकता है, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा। पृथ्वी के ध्रुव पर किसी वस्तु का भार मापोगे आप तो अलग आएगा, और विषुवत रेखा पर अलग आएगा। आप जहाँ मेरा वीडियो देख रहे हैं जिस स्थान पर, उस स्थान पर अलग होगा, किसी दूसरे देश में जी का मान अलग होगा, तो W अलग अलग आएगा। यानी एक ही वस्तु का भिन्न भिन्न स्थानों पर भार जो है अलग अलग होगा, लेकिन द्रव्यमान नहीं बदलेगा। ये बात ध्यान रखें। चंद्रमा पर पहुंच जाए, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का 1/6 है, तो जी के स्थान पर G/6 लोगे तो वहाँ पर भार कितना रह जाएगा? W/6। यानी यहाँ पर वस्तु का भार मान लीजिए 600 न्यूटन है, किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है, तो उसी वस्तु का भार चंद्रमा पर 100 न्यूटन रह जाएगा भार, लेकिन द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में अंतर नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखेंगे। अब जैसे अंतरिक्ष में चले जाएं, तो अंतरिक्ष में फ्री स्पेस में चले जाएं तो वहाँ जी 0 होता है, तो वहाँ W 0 हो गया। तो आप कहेंगे सर इसका तो भार शून्य हो गया, इसका मतलब द्रव्यमान शून्य हो गया। ऐसा नहीं है, गुरुत्वीय भार शून्य हो सकता है, लेकिन गुरुत्वीय द्रव्यमान शून्य नहीं होगा, वो उतना ही है, वो नहीं बदलेगा। तो जो द्रव्यमान है वो वस्तु का एक मौलिक गुण है, एक फंडामेंटल प्रॉपर्टीज़ है, एक मौलिक गुण है, आधारभूत गुण है। बात समझ रहे हैं? तो ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे। और दोनों द्रव्यमान आइडेंटिकल हैं, जड़त्वीय द्रव्यमान और गुरुत्वीय द्रव्यमान। बात समझ रहे हैं?
तो बच्चों अब थोड़ी सी चर्चा और कर लेते हैं कि अब आप कहेंगे कि देखें भाई, इस विश्व में यानी ब्रह्मांड में बहुत छोटे से छोटे द्रव्यमान भी मौजूद हैं और बहुत बड़े से बड़े द्रव्यमान भी मौजूद हैं। जैसे आपने सुना है कि पदार्थ परमाणुओं से मिलकर बना है, तो परमाणु बहुत छोटा होगा, इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा होगा, प्रोटॉन बहुत छोटा होगा, अणु बहुत छोटे होंगे। इनका द्रव्यमान आप किसी तराजू से नहीं तोल सकते। आप दैनिक जीवन में हम लोग क्या करते हैं कि साधारण तुला से वजन माप लेते हैं। जैसे आपने पंसारी की दुकान पर कोई चीज़ लेने जाते हो तो वो तराजू से तोल लेता है, ठीक है, एक सामान्य तुला है। आप सब्जी लेने जाते हो, वो सामान्य तुला से आपको तोल के दे देता है। तो अगर कोई ये कहे कि पृथ्वी का द्रव्यमान तोलिए, तो वहाँ तराजू थोड़ी रख लेंगे भाई। तराजू कहाँ रखोगे, पकड़ेगा कौन, बाट कहाँ रखे जाएंगे। तो तुलाओं से ही सब द्रव्यमान नहीं मापे जा सकते, और जो सामान्य द्रव्यमान हैं वही तुलाओं से मापे जा सकते हैं। तो इसी क्रम में एक बात और मैं यहाँ बता दूँ कि ये जो गुरुत्वीय द्रव्यमान था, स्प्रिंग तुला से या भौतिक तुला से या रासायनिक तुला से मापा जाता है। वो तुलाएँ भी लिख दूँ, फिजिकल बैलेंस होती है, भौतिक तुला से भी इसको माप सकते हो, एक रासायनिक तुला भी होती है, रासायनिक तुला, इनसे इसका मापन किया जाता है। तो बच्चों अब फिर लौट के आते हैं। चर्चा ये चल रही थी कि हर वस्तु का द्रव्यमान हम तराजू से नहीं नाप सकते, एक तुला से नहीं नाप सकते। जैसे कोई ये कहे कि इस परमाणु का द्रव्यमान नापिए, नहीं नाप सकते, वो बहुत छोटा द्रव्यमान है। तो अब हम यहाँ यही चर्चा करने जा रहे हैं कि भाई छोटे द्रव्यमान होंगे, बहुत सारे छोटे, बहुत छोटे अति सूक्ष्म द्रव्यमान, और बहुत बड़े बड़े पिंड भी हैं, तारे हैं, सूर्य है, अन्य बड़े बड़े ग्रह हैं, बृहस्पति ग्रह पृथ्वी से बहुत बड़ा है। तो बच्चों इसका पहले एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। तो अब हम बात करते हैं कि बच्चों किस तरीके से हम बहुत छोटे और बहुत बड़े द्रव्यमानों को माप सकते हैं। ज़्यादा डिटेल चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि अभी इस लेवल पर आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है। तो देखें भाई, अब हम शुरुआत करते हैं बहुत छोटे छोटे। तो देखो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, जैसे परमाणु है, उसके मूल परमाणु भी किससे मिलकर बना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये बहुत हल्के कण हैं परमाणु, अणु। तो परमाणु के जो कण हैं बहुत सूक्ष्म, उसका मापन। और हाँ एक बात और, देखिए हमने द्रव्यमान की एसआई यूनिट क्या बताई थी, आप लोग को ध्यान होगी, किलोग्राम। यानी द्रव्यमान किस में नापा जाता है, किलोग्राम में नापा जाता है। तो हर वस्तु किलोग्राम में नहीं मापी जा सकती, क्योंकि वस्तुएं बहुत छोटी भी हैं, बहुत विशाल भी हैं। तो जो बहुत छोटे छोटे परमाणु कण हैं, जैसे परमाणु, इलेक्ट्रॉन, उसके मूल कण, परमाणु, अणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, और भी मूल कण हैं बहुत सारे, इनके द्रव्यमान को हम किस में नापेंगे, AMU में। इसको क्या कहते हैं, ये पीछे में समझा चुका हूँ बच्चों, एटॉमिक मास यूनिट। इसकी परिभाषा भी मैं पीछे दे चुका हूँ कि कार्बन 12 यानी 6C12 परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 में भाग को क्या कह देते हैं, 1 AMU कहते हैं। तो 1 AMU बराबर कितना होता है, 1.66 × 10⁻⁻27 किलोग्राम। देखिए कितना छोटा मात्रक है, किलोग्राम का कौन सा भाग, ऑर्डर देखिए 10⁻⁻27, यानी 1/1 पर 27 जीरो लगाइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, यानी इतनेवां भाग है 1 किलोग्राम का। तो देखिए कितना छोटा भाग है। तो बहुत सूक्ष्म जो कण हैं उसको हम किस में नापते हैं, AMU में। तो कुछ बुक्स में आपको बेटा एक AMU के स्थान पर एक U भी लिखा मिल जाएगा, ऐसे लिख लो या ये लिख लो, एक ही बात है, कंफ्यूज मत होना। NCERT में केवल हो सकता है U लिख दिया हो, AMU भी लिख देते हैं, U भी लिख देते हैं। तो बहुत छोटे पार्टिकल्स
जो हैं, बहुत सूक्ष्म द्रव्यमान जो हैं, वो किस में मेज़र किए जाएंगे? एएमयू में। कन्वर्ट हम उसको किलोग्राम में भी कर सकते हैं। तो अब देखें, ये बहुत छोटे जो द्रव्यमान होते हैं उसको हम मास स्पेक्ट्रोमीटर से मापते हैं भाई, ये बात ध्यान रखना। इसको किससे मापेंगे? मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये अभी आप समझ नहीं पाएंगे। द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी कह सकते हैं इसको हिंदी में, द्रव्यमान स्पेक्ट्रम लेखी। इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ, क्योंकि अभी आप लोग इससे भली भांति परिचित नहीं हो पाएंगे कि इसमें क्या होता है कि मास स्पेक्ट्रोमीटर में सूक्ष्म कण, जो सूक्ष्म कण है उसके एक समान चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र में, एक समान चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्र लगाया जाता है उस पर, और उसके जो गति करेगा फिर वो उस क्षेत्र में, उसके गति के मार्ग की त्रिज्या ज्ञात की जाती है। वो एक वक्रीय मार्ग पर गति करता है, उसकी त्रिज्या उसके द्रव्यमान के अनुक्रमानुपाती होती है। इस कॉन्सेप्ट को लगा करके हम उस सूक्ष्म कण का द्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। तो एक थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिए। अभी आपने वैद्युत क्षेत्र नहीं पढ़ा, चुंबकीय क्षेत्र नहीं पढ़ा, तो ये धीरे धीरे आप फिजिक्स पढ़ते जाएंगे, चलता है ये कॉन्सेप्ट आगे बढ़ते चले जाएंगे और आपकी समझ में आते जाएंगे। अब बात करें कि बहुत बड़े द्रव्यमान को किससे नापेंगे? जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान है, तो बहुत बड़े द्रव्यमानों को मापने के लिए न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम प्रयुक्त किया जाता है, जो आपने पढ़ा है कि F बराबर G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इस नियम का इस्तेमाल करके, ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया, इसमें हम वस्तु के कांटेक्ट में नहीं होंगे, यहीं से चंद्रमा का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, सूर्य का द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं, पृथ्वी का भी द्रव्यमान ज्ञात कर सकते हैं। तो वो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के आधार पर विशाल पिंड हैं उनका द्रव्यमान कैलकुलेट कर सकते हैं। बात समझ रहे हैं बच्चों? जैसे दो पिंडों के बीच की दूरी हमने ज्ञात कर ली और बल ज्ञात कर लिया, और ये कांस्टेंट है, और एक वस्तु का द्रव्यमान पता है, तो दूसरे पिंड का द्रव्यमान हमें पता चल जाएगा। तो बच्चों, ये रहा द्रव्यमान का मापन। तो आपने अब तक जो पढ़ा उसका एक सारांश ले लेते हैं कि देखिए, मैंने एक बात बताई थी कि कोई भी वस्तु पदार्थ से मिलकर बनी है, दैट इज़ ऑल द बॉडीज़ आर मेड ऑफ मैटर से मिलकर बनी है। तो किसी वस्तु में कितना पदार्थ है, उसकी मात्रा कितनी है, वही उसका क्या है? द्रव्यमान है। अब द्रव्यमान को हम उसकी अवस्था के आधार पर दो भागों में बांट सकते हैं, एक विराम द्रव्यमान यानी रेस्ट मास, और गतिक द्रव्यमान। तो यहाँ पर हमने जो चर्चा की है वो विराम द्रव्यमान की ही की है, क्योंकि गतिक द्रव्यमान एक अलग कॉन्सेप्ट हो गया। जब बॉडी बहुत उच्च वेग से गति कर रही होगी तब वो द्रव्यमान परिवर्तित होगा। तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ सामान्य अवस्था में वस्तु के द्रव्यमान की चर्चा की जा रही है। तो अब तक जो चर्चा हुई वो जड़त्वीय द्रव्यमान की हुई थी। हाँ, अब मैं एक बात और बता दूँ, ये अब तक जो चर्चा हुई थी, सॉरी, जड़त्वीय की तो बात ही नहीं आई, अब तक जो चर्चा हुई वो विराम द्रव्यमान की हुई। और विराम द्रव्यमान में भी उनकी परिभाषा के आधार पर विराम द्रव्यमान को भी हम दो भागों में बांट सकते हैं। किसमें? एक जड़त्वीय द्रव्यमान और एक गुरुत्वीय द्रव्यमान में। तो जड़त्वीय द्रव्यमान को हमने जड़त्व के नियम से परिभाषित किया था, और गुरुत्वीय द्रव्यमान को पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर परिभाषित किया था। और इन दोनों को मापने की विधियां अलग अलग थीं। जड़त्वीय द्रव्यमान को जड़त्वीय तुला से मापते हैं, गुरुत्वीय द्रव्यमान को स्प्रिंग तुला, भौतिक तुला या रासायनिक तुला से मापते हैं। तो मापन की विधियां अलग अलग हैं, इसलिए उनके नाम अलग अलग हैं, एक जड़त्वीय द्रव्यमान और एक गुरुत्वीय द्रव्यमान, लेकिन दोनों आइडेंटिकल हैं। दोनों द्रव्यमानों में समानता है, समरूपता है, एक ही बातें हैं, तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। और हमने ये भी देखा कि बहुत सूक्ष्म कण हैं उनका द्रव्यमान, और बहुत बड़े पिंड हैं उनका भी द्रव्यमान हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बच्चों, ये रहा द्रव्यमान का मापन। पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। तो बच्चों, आपने इसका स्क्रीनशॉट लिया। हाँ बच्चों, एक बात और मैं बता दूं, अभी मुझे ध्यान में आ रही है कि आप जब फिजिक्स में पढ़ेंगे कि द्रव्यमान लिखा होगा, तो फिजिक्स की प्रॉब्लम सॉल्व करते समय, कोई एक्सपेरिमेंट करते समय, आप जो मोस्टली अधिकांशतः जो द्रव्यमान शब्द आएगा तो आप
उसको समझ लेंगे कि वो जड़त्वीय द्रव्यमान की ही बात हो रही है। तो मैकेनिक्स में जो द्रव्यमान पढ़ोगे आप, तो जब भी द्रव्यमान की बात आएगी तो वो किससे रिलेशन है उसका, जड़त्वीय द्रव्यमान से। तो बच्चों मैंने कुछ ज़्यादा इसमें बता दिया, वैसे सीधा सीधा पढ़ा देता तो आप कंफ्यूज नहीं होते, लेकिन कंफ्यूज मत होइएगा, आप इसका विधिवत नोट्स बनाइएगा बच्चों, तो कोई भी समस्या आपकी नहीं रहेगी। कुल मिला के द्रव्यमान है एक ही चीज़, सीधी बात यह है कि जो वस्तु है उसमें उपस्थित पदार्थ की मात्रा ही क्या है बच्चों, द्रव्यमान है। अब चाहे उसे जड़त्वीय द्रव्यमान से परिभाषित कर लें या गुरुत्वीय द्रव्यमान से परिभाषित कर लें, लेकिन व्यवहारिकता में जो द्रव्यमान शब्द प्रयुक्त होगा वो जड़त्वीय द्रव्यमान के लिए ही होगा। तो बच्चों अब बात करेंगे समय के मापन की। अब समय ज़्यादा भी हो रहा है, वीडियो लेंदी हो रहा है, तो समय के मापन को अगले लेक्चर के समय करेंगे। ओके, समझ गए ना? ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, नए समय के मापन के साथ।